दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था दिव्य कला मेला किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया था। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा मुंबई में 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला आयोजित किया गया। दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकारिता विभाग भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक विभाग है, इसलिए विकल्प सी सही है। दिव्य कला मेला देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। इसमें 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगर या कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों एवं कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, क्वासी क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह क्रिस्टल जैसा एक पदार्थ है। कथन 2 है इसमें परमाणु एक पैटर्न में ऐसे व्यवस्थित होते हैं जो खुद को नियमित रूप से नहीं दोहराते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों ही कथन सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन सारी की बात को समझें। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के क्वासी क्रिस्टल की खोज की है जिसमें 12 गुना समरूपता है। क्वासी क्रिस्टल एक क्रिस्टल जैसा पदार्थ है, इसलिए कथन 1 सही है। एक क्वासी क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न में ऐसे व्यवस्थित होते हैं जो खुद को नियमित रूप से नहीं दोहराते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। जबकि क्रिस्टल में परमाणुओं को दोहराए जाने वाले पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। यह पहली बार है कि शोधकर्ताओं ने उल्कापिंडों या परमाणु विस्फोटों के मलबे के अलावा कहीं और एक क्वासी क्रिस्टल खोजा है। आपको बता दें, क्वासी क्रिस्टल व्यापक रूप से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं और विद्युत, फोटोनिक और यांत्रिक गुणों के लिए जाने जाते हैं। इनका उपयोग नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, एक्यूपंक्चर और सर्जरी के लिए सुई, दंत चिकित्सा उपकरणों और रेजर ब्लेड के निर्माण में किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी एक और दो दोनों ही सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखें। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका उद्देश्य उत्तरी राजस्थान की नदियों में वर्षा के अतिरिक्त जल का संचयन करना है। कथन 2 है इस परियोजना को केंद्रीय जल आयोग ने 2017 में मंजूरी दी थी। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर हैं आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल दो कथन ही सही है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में चंबल और इसकी सहायक नदियों यानी कुन्नू, पार्वती और काली सिंध आदि में वर्षा के अतिरिक्त जल का संचयन करना है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस संचित जल का उपयोग राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में किया जाएगा जहां जल की कमी है। इसका लक्ष्य जल चैनलों का एक नेटवर्क बनाना है जो राज्य के लगभग 24% क्षेत्र और 40% आबादी को कवर करेगा। ये राजस्थान के 13 जिलों की दीर्घकालिक सिंचाई और पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। इस परियोजना को 2017 में केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही हुआ, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल 2 कथन है जो सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है मॉरिशस, सेशल्स, नेपाल या फिर फिजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, फिजी। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया, इसलिए विकल्प डी सही है। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। इस संस्करण की थीम हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सम्मेलन 5 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। पिछला संस्करण 2018 में पोर्ट लुइस, मॉरिशस में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और उसका प्रसार करना है। साथ ही इसका उद्देश्य हिंदी को सीखने और सिखाने के साथ साथ विभिन्न देशों में इसकी
आधिकारिक स्थिति में सुधार करना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, फीजी। अगला प्रश्न है, रेल कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है 2020, 2021, 2022 या फिर 2023। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वर्ष 2021। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना के तहत 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया। रेल कौशल विकास योजना केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में शुरू की गई थी, इसलिए विकल्प बी सही है। इसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से भारत के युवाओं को सशक्त बनाना है। इसके तहत 94 प्रशिक्षण स्थानों पर 14 तकनीकी ट्रेडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, फीटर आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है। देश के किसी भी हिस्से से अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। हालांकि इस योजना के तहत रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी वर्ष 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन 23 नौसैनिक अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड या फिर पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास अमन 2023 के लिए 50 देशों की मेजबानी की, इसलिए विकल्प डी सही है। अमन 23 नौसैनिक अभ्यास का 8वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2023 तक कराची में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ साथ अफ्रीकी संघ के देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। इस अभ्यास का आदर्श वाक्य टुगेदर फॉर पीस था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ओघब 44 का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है ईरानी अंडरग्राउंड बेस, एस्टेरॉयड, सऊदी अरब की बैलिस्टिक मिसाइल या फिर फारस की खाड़ी में एक द्वीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ईरानी अंडरग्राउंड बेस। हाल ही में ईरान की सेना ने लड़ाकू विमानों के लिए अपने पहले भूमिगत अड्डे यानी अंडरग्राउंड बेस का अनावरण किया। ओघब 44 नाम का यह बेस ड्रोन के अलावा सभी प्रकार के लड़ाकू जेट और बमवर्षक को समायोजित कर सकता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस बेस के सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर की गहराई पर स्थित है। यह बेस अमेरिकी बमवर्षकों के बम का सामना करने में सक्षम है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ईरानी अंडरग्राउंड बेस। अगला प्रश्न है, विश्व यूनानी दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है। कथन 2 है, इस वर्ष का विषय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में विश्व यूनानी दिवस मनाया गया। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को होने वाला एक वैश्विक आयोजन है जो महान यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जन्मतिथि पर होता है, इसलिए कथन एक सही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में यूनानी चिकित्सा पद्धति में इनके योगदान को याद करना और इन्हें श्रद्धांजलि देना है। साथ ही इसका उद्देश्य दुनिया भर में यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष इसकी थीम सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए यूनानी चिकित्सा है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही हुआ। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, सैरंदरी और शकुंतला भारतीय सिनेमा की कुछ सफल फिल्में हैं। ये फिल्में किस व्यक्तित्व से संबंधित है? आपके ऑप्शन है रजनीकांत, कमल हासन, दादा साहब फाल्के या फिर अमिताभ बच्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दादा साहेब फाल्के। आज यानी 16 फरवरी को दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि हर साल 16 फरवरी को मनाई जाती है। दादा साहब फाल्के एक भारतीय निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक थे जिन्हें भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में जाना जाता है। उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई, जिसे भारत की पहली फीचर फिल्म के रूप में जाना जाता है। उनकी अन्य सफल फिल्मों में लंका दहन 1917, श्री कृष्ण जन्म 1918, सैरंदरी 1920 और शकुंतला 1920 शामिल हैं, इसलिए विकल्प सी सही है।
भारतीय सिनेमा में फाल्के के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की। यह भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। पिछले साल आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसका चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। कथन 2 है, ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सकारात्मक आलोचना और गुणवत्ता परक बहस संसदीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि संसद के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष और राज्यसभा के लिए एक सभापति तथा एक उपसभापति होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। जब भी अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। वह सदन के कामकाज के संचालन और उसकी कार्यवाही को विनियमित करने के लिए सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस तरह की बैठक राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए बुलाई जाती है। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, द फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जाएगी? आपके ऑप्शन है ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मध्य प्रदेश। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 22 से 25 फरवरी तक पहली G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी, इसलिए विकल्प सी सही है। इस बैठक का उद्देश्य सांस्कृतिक वस्तुओं एवं सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना और भावी पीढ़ियों के लिए संस्कृति को संरक्षित करना है। इस कार्य समूह की बैठक के दौरान लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली थीम पर भी प्रकाश डाला जाएगा। आपको बता दें कि खजुराहो स्मारक समूह हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों ने कराया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मध्य प्रदेश। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस वित्तीय वर्ष के लिए द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2021-22 से 2024-25, ऑप्शन बी 2022-23 से 2025-26, ऑप्शन सी 2022-23 से 2026-27 या फिर ऑप्शन डी 2021-22 से 2025-26। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।